अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है मारूफ, दानिश्वर और पटना हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस इकबाल अंसारी। इन दोनों हिंदुस्तान में जो कुछ अहम मुद्दे और ख़ास तौर पर कानून और आइन को लेकर के अदालत के कई सारे फ़ैसले आ रहे हैं, उन पर बातचीत करेंगे कानून और आइन की रोशनी में कि कानून की क्या हैसियत होती है। सर, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद और बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इन दोनों एक जो सबसे अहम मुद्दा लोगों के जहन में है बिल्किस बानो का, उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और 14 साल पूरा हो जाने के बाद सरकार ने उनके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो इस सिलसिले में कानून क्या कहता है? एक तरफ ये एक उम्र कैद की सज़ा हो गई, लोग यही समझते हैं कि उम्र कैद की सज़ा है तो पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी है। वहाँ सरकार ने 14 साल पूरा हो जाने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो आज़ाद घूम रहे हैं। आइन में या जो जजेस फ़ैसला सुनाते हैं तो उनके जहन में क्या रहता है? देखिए, ऐसा है, ये जो फैसला गुजरात गवर्नमेंट का है बड़ा ही शर्मनाक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गुजरात गवर्नमेंट के पास ये जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कानून ये है कि जहाँ पर जिस स्टेट में आपको सज़ा होती है, आपका रेमिशन का एप्लीकेशन कि उसको सज़ा को कम कर दिया जाए या सज़ा को तब्दील कर दिया जाए, जैसे कि फांसी को सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। तो ये जो है, ये उन्हीं प्रोविज़न में एक प्रोविज़न यही है कि जहाँ पर आपको सज़ा हुई है आप उसी स्टेट में रेमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है पिटिशनर ने गुजरात गवर्नमेंट के लिए बोला कि वहाँ भेज दीजिए, वहाँ उनको डायरेक्शन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भेजने पर मेरे ख्याल में ये फ़ैसला गलत है। ये बोलना सही नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट की गलती है कि उन्होंने इसको महाराष्ट्र के बजाय गुजरात में भेजा। हालांकि महाराष्ट्र में भी होता तो पता नहीं, बहुत लोगों का बोलना है फैसला यही होता। सरकार बदल गई है चूँकि सरकार, तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की मतलब कानून यही है कि जिस स्टेट में है वही नोटिस भेजना चाहिए, नोटिस भेजा जाए। दूसरी बात यह है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद की सज़ा का जो उसूल है उसके मुताबिक पहले ये होता था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया और उसके बाद में रेमिशन के लिए जो 14 साल हो गए तो उसको कंसीडर करके छोड़ दिया गया, ख़त्म हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, उम्र कैद की सज़ा का मतलब है उम्र कैद की सज़ा, पूरी ज़िंदगी ताहयात टिल डेथ। जी, टिल डेथ। तो अब ये है कि सवाल ये कि 14 साल बाद इसको कंसीडर कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। उसमें भी दो तरह के ख़यालात हैं लोगों के, क्योंकि एक 1990s का है और दूसरा 2000 समथिंग का है। उसके मुताबिक जो है कोई भी फ़ैसला अगर वो गैंग रेप है या मास मर्डर है तो उसका जो है आप रेमिशन नहीं होगा। गैंग रेप उसमें रेमिशन हो गया नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सरकार का। सरकार का ये रूल है। लेकिन जिस टाइम में ये केस हुआ था, जिसको गुजरात ने अप्लाई किया ये बोल के कि यही फ़ैसला उस टाइम में था, उसके मुताबिक ये है कि इसको ये जो फ़ैसला है वो फ़ैसला उस कानून के मुताबिक होगा जो कानून उस टाइम में इन फोर्स था जब ये सज़ा दी गई थी, और उसके मुताबिक इसको सज़ा को जो है वो रेमिशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एक बात जो हमें समझनी चाहिए बहुत क्लियरली कि रेमिशन के लिए कंसीडर करने का मतलब ये नहीं है कि वो राइट बनता है उनका कि रेमिट कर दीजिए। तो जब ये कानून नहीं भी था तब भी कानून यही था कि आप अगर बहुत ही जघन्य, जिसको बोलते हैं अपराध, जघन्य अपराध है तो आप उसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सज़ा माफ़ नहीं हो सकती है। यहाँ तो बहुत ही सीरियस केस है। एक औरत जो प्रेग्नेंट है, जिसके
3 साल का या कितने का बच्चा था। जी 5 साल का बच्चा था, पेट में हम मतलब वो प्रेग्नेंट थी। 5 महीने का। जी एक तो उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी बच्ची को मार दिया गया, जो उसकी और एक लड़की थी। उसकी माँ को भी जो बोल आ रहा है मीडिया में, उनको भी रेप किया गया, और घर वालों को 7 आदमियों को मर्डर कर दिया गया। तो इससे ख़तरनाक केस तो कोई और हो नहीं सकता। बिल्कुल। और इसमें जो है, और क्योंकि ख़ास तौर से जो बोलते हैं जिन्होंने रिमिशन किया है, जो मेंबर हैं, उनमें से एक मेंबर का आया है मीडिया में कि भाई वो लोग ब्राह्मण लोग हैं और संस्कारी हैं। संस्कारी हैं। ये कुछ अजीब ही बात है, क्योंकि संस्कारी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई सैयद है तो फिर उसको जो है सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। चाहे आप ब्राह्मण हो, कुछ आपके अपना संस्कार बताएगा ना कि आपने क्या क्या नहीं किया। आपके संस्कार तो बहुत अच्छे नहीं थे, तभी तो आपने गैंगरेप किया, तभी आपने मास मर्डर भी किया। अच्छा जस्टिस साहब, अभी हाल ही में जब निर्भया का मामला हुआ 2012 में, तो उसमें भी जो रेप की सज़ा है कई सारी तब्दीली आई है, और अब फांसी की सज़ा एक तरह से नाफिज कर दी गई है गैंग रेप के लिए। तो क्या बिल्किस बानो को जो मुजरिम है उस पर भी ये सज़ा आयद हो सकती है? इसके बारे में भी कहा जाएगा कि नहीं, जिस वक्त ये केस हुआ था उस वक्त ये सज़ा, जिस वक्त ये केस हुआ था उस वक्त की सज़ा उनको हो सकती है। जो अगर कोई सज़ा बाद में तय की गई तो वो सज़ा नहीं अप्लाई करेगा, अप्लाई नहीं हो सकती। नहीं। अच्छा, इन दिनों मुरादाबाद में एक मामला पेश आया घर में नमाज अदा करने का। कुछ लोगों ने कहा कि कानूनी तौर पर आप घर में जमात के साथ नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। ऐसा मतलब इस तरह करने का मतलब है बगैर परमिशन के मस्जिद को आपने घर में तब्दील कर दिया और नमाज अदा कर रहे हैं, सही नहीं है। आइन और कानून, और आप एक जज हैं। देखिए, कानून में इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन आपका अपनी समझदारी क्या है कि जो है आपको अगर कहीं पर ऐसा है कि आप, क्योंकि जो असेंबली होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकट्ठा होना, जी पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होना जो है, उसके ऊपर में प्रोहिबिशन हो सकता है। लेकिन नमाज घर में अदा करे आदमी या जमात के साथ घर में अदा करे, मुझे नहीं लगता कानूनन उस पर कोई जो है क्या नाम उसका अड़चन आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन दिनों 2-3 केस को क्लोज़ कर दिया है। एक बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के पूरे केस को क्लोज़ कर दिया, गुजरात राइट्स के पूरे फाइल को सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज़ कर दिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि कोई केस चल रहा है उसको क्लोज़ कर दे और कई सिलसिले में अब कोई केस आगे नहीं चलेगा? देखिए, कर तो सकता है सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन तीनों केसेस में से एक केस है जिसमें मुश्किल नज़र आता है, वो ये है गुजरात वाला, क्योंकि गुजरात में 9 केसेस थे जिसमें जो है 8 में शायद SIT बनाया गया था। जी। तो वो केसेस जो हैं कंक्लूड हो गए हैं। अब उसमें क्या हुआ है फैसला वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 9वां केस जो था उसका वो चल रहा है। तो चलते हुए मैं कैसे उसको ख़त्म कर दिया ये समझ में नहीं आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हो जाए तो केस को ख़त्म कर सकता है, लेकिन जब इतना बड़ा राइट का केस है और चल रहा है केस, 8 केसेस हो चुके हैं, तो एक और केस को आप ख़त्म कर दें, ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है। अच्छा, बिल्किस बानो का केस उसमें इंक्लूड होगा क्योंकि ये भी गुजरात राइट से जुड़ा हुआ है, या ये अलग माना जाएगा? नहीं, इससे कुछ नहीं, ये सेपरेट, ये तो सेपरेट केस है वो गुजरात राइट के टाइम में, लेकिन है सेपरेट केस है। बाबरी मस्जिद का क्या इस वजह से उन्होंने फैसला कर दिया, क्लोज़ कर दिया कि बाबरी मस्जिद का फैसला हो चुका है, राम मंदिर की तामीर हो रही है, मस्जिद के लिए अलग जगह दे दी गई है, तो डेमोलेशन जो एक जुर्म माना गया था, क्राइम माना गया था, अब उस केस को सुप्रीम कोर्ट चाहता है? उसमें जो है वो उस केस में जिसमें वो डिमोलिशन हुआ था उसमें आडवाणी जी हुए, जोशी, इन सारे लोगों का तो कोर्ट ने गिल्टी नहीं पाया है जी। उसके खिलाफ कोई अपील भी शायद नहीं हुआ है जी। सरकार को अपील में जाना था नहीं जाना था वो सरकार का फैसला है। सरकार का फैसला। हाँ,
और कोई दूसरा प्राइवेट पार्टी भी इसमें कोई अप्लाई शायद नहीं किया, सुनने में तो नहीं आया। अच्छा जस्टिस साहब, इन दिनों मदरसों को लेकर के बड़ा हंगामा चल रहा है। असम में 2-3 मदरसों पर बुलडोज़र चला दिया गया है। क्या आइन और दस्तूर में है कि अगर किसी मदरसे के बारे में कोई इल्ज़ाम आयद लगता है या किसी पर, तो क्या उस तालीमी इदारों को मुनहदिम कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, या उसके लिए दूसरा तरीका है जांच, जब तक जुर्म साबित हो? तोड़ तो नहीं सकते हैं। अगर ऐसा कोई बना हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा है जो इल्लीगल है, जो कानून है उसके ख़िलाफ़ बनाया गया है, या कंस्ट्रक्शन का जो कानून है, कंस्ट्रक्शन का जो कानून है, तो डिमोलिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इल्ज़ाम लगा करके और ये दहशतगर्दी का अड्डा है और फिर बुलडोज़र चला दो, नहीं तो उसके लिए बुलडोज़र कैसे चलाएगा? उसके लिए तो फिर केस होना होगा ना, वो केस चलेगा। लेकिन अब तो बुलडोज़र चलता है, उसके बाद केस चलता है। बड़ा बोलना बड़ा मुश्किल है, अभी कानूनन तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात कि इस देश में जो तालीमी इदारे हैं, तो एक तो तालीमी इदारे वो हैं जो गवर्नमेंट कायम करती है, कुछ तालीमी इदारे वो जो प्राइवेट तौर पर कायम किए जाते हैं, मुसलमान भी कायम करते हैं, दूसरे भी कायम करते हैं, सब धर्म वालों के हैं, और वहाँ धर्म की तालीम दी जाती है। अब इस तालीम को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि जितने मदरसे हैं उन सब का सर्वे कराया जाएगा। तो आइन में क्या राइट्स है? देखिए, ऐसा है कि माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं, माइनॉरिटी कुछ राइट्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को आप वो मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जैसे कि जो है क्या नाम उसका, जिस तरह का भी जिसका जो कल्चर है, सिर्फ रिलीजन नहीं, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके जब तक कि कोई कानूनन कोई बार नहीं हो तब तक आप जो है कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए। माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं है, या माइनॉरिटी का मतलब क्रिश्चियन नहीं है। माइनॉरिटी उसको बोलते हैं जो किसी भी स्टेट में, वो इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकली, मतलब नंबर के हिसाब से वो कम है दूसरों के मुकाबले में। जैसे समझ लीजिए आप यहाँ से आइजॉल जाएं या मिज़ोरम जाएं, नागालैंड जाएं, तो वहाँ हिंदू बहुत कम है, तो माइनॉरिटी है वहाँ क्रिश्चियंस हैं। तो वहाँ का अगर कोई हिंदू रहता है तो वो माइनॉरिटी होगा, ठीक है। तमिलनाडु से कोई तमिलियन आके यूपी में रहता है किसी वजह से, या अपनी नौकरी करता है, तो वो माइनॉरिटी है। और जबकि यूपी से कोई जाके वहाँ रहता है तमिलनाडु में, तो वो भी माइनॉरिटी है। लेकिन दो किस्म के होते हैं, एक तो माइनॉरिटी सिर्फ नंबर का होता है, दूसरा माइनॉरिटी स्ट्रेंथ का होता है। जैसे समझ लीजिए अंग्रेज़ थे यहाँ पे, तो अंग्रेज़ तो थोड़े से थे जी, लेकिन ताकत तो पूरी उनके पास थी। तो उसको जो है फिर आप माइनॉरिटी नहीं बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो माइनॉरिटी बोलना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि माइनॉरिटी को, चाहे वो कोई सी भी माइनॉरिटी हो, उसको अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना रिलीजन, ये सब मेंटेन करने का और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविज़न बनाया हुआ है। सर एक आखिरी सवाल करेंगे। उस लिहाज से अगर आप कोई अपना मुसलमान मदरसा चलाते हैं तो चला सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें कोई गलत तालीम नहीं दे सकते। किसी टाइप का कोई भी उसमें दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काएं या कोई दहशतगर्दी का काम करें, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल करेंगे कि जो देश की अदलिया है, कोर्ट से जजेस हैं, सारा निज़ाम चल रहा है, बार बार सवाल उठ रहा है कि आइन को बदला जा सकता है। क्या आपको लगता है कि जो हमारे देश का आइन है उसको किसी एजेंडे के तहत तब्दील किया जा सकता है? नहीं, तब्दील तो किया जा सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता तब्दील, क्योंकि अभी वो सिचुएशन है ही नहीं जिसकी वजह से तब्दील करना पड़े।
क्योंकि जो भी अगर जब मेजॉरिटी कुछ चाहे और नहीं हो तब आइन में तरमीम की बात सोची जा सकती है, लेकिन जब मेजॉरिटी जो चाहता है वो हो जाता है तो फिर फिर ज़रूरत उसमें क्या ज़रूरत है उसको। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे पटना हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस इकबाल अंसारी साहब। आइन के कई सारे पहलुओं पर खुलकर उन्होंने बातचीत की, कई सवालों का जवाब दिया। कानून और आइन की जानकारी बहुत ज़रूरी है और एक माहिर कानून की नज़र में उस कानून की क्या हैसियत है उस पर उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।